आज का हमारा टॉपिक है इंटरफेरेंस। इट इज़ द फिनोमिना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी इन अ मीडियम ऑन अकाउंट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज। इंटरफेरेंस को अगर मैं सिंपल एग्जांपल में कहूँ तो मान लो आप लोग 10 स्टूडेंट सामने खड़े हो, ठीक है। सबके पास टू टू रुपीज़ है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, आप सभी से टू टू रुपीज़ वापस ले लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसको 4 रुपीज़ दूंगा और अगले वाले जो उससे नेक्स्ट होगा उसको 0, फिर अगले वाले को 4, फिर उससे अगले वाले को 0। इस तरह से मैं 5 स्टूडेंट को क्या दूंगा, 4 रुपीज़, और 5 स्टूडेंट को मैं क्या दूंगा, 0। तो मैंने क्या किया, जो एनर्जी जो 2 रुपीज़ आपके पास थे उनको दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मतलब एक बच्चे को डबल दे दिया और दूसरे को 0 कर दिया, ठीक है। तो इस तरह के जो फिनोमेना है उसको हम इंटरफेरेंस कहते हैं, ठीक है। ये सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स की वजह से होता है, जिसमें आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डबल एनर्जी देते हो और दूसरे पॉइंट पे उसके कंपैरेटिवली 0 एनर्जी हमारे को मिलती है, ठीक है। इसको हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से एक्सप्लेन करेंगे। यंग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1802 में एक एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट किया था इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के ऊपर, ठीक है। तो इसको हम एक डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारे पास एक स्लिट है एस, ठीक है, फाइन नैरो स्लिट है हमारे पास। इसके पीछे हमने मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट रखा हुआ है। ये एक स्फेरिकल शेप में लाइट वेव्स को जनरेट करेगा, ठीक है। जो सोर्स है वो कैसी शेप में कर रहा है, स्फेरिकल वेव्स, ठीक है। एक आपकी डार्क है, दूसरी डॉटेड है, जो डिफरेंशिएट कर रही है फर्स्ट और सेकंड वेव को, ठीक है। फिर डार्क, फिर डॉटेड, इस तरह से आपके पास डार्क और डॉटेड वेव्स जनरेट हो रही हैं इन द स्फेरिकल फॉर्म। अब ये क्या करेंगी, ये दो फाइन स्लिट ए और बी इसके सामने रखी गई हैं जो कोहेरेंट सोर्स तैयार करेंगी, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि एक सेम सोर्स से ही हम कोहेरेंट सोर्स बनाते हैं। हम क्या करते हैं, एक स्लिट, एक सोर्स ऑफ लाइट को दो फाइन स्लिट के अंदर भेजते हैं, ठीक है, सेम सोर्स ऑफ लाइट को। इससे जो लाइट वेव जनरेट होंगी ए और बी से, वो आपकी सेम फेज डिफरेंस या सेम फेज के अंदर रहेंगी। तो अब जो ए और बी है ये सेकेंडरी वेव फ्रंट का काम करेंगे, क्योंकि यहाँ से जो वेवलेट्स पहुँच रही हैं सेकेंडरी वेवलेट्स, वो ए और बी के ऊपर जाके नया वेव फ्रंट तैयार करेंगी, जिसको हम सेकेंडरी वेव फ्रंट कहेंगे, ठीक है। अब ये जो ए और बी है ये न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी आ जाएंगे और ये वैसे ही एनर्जी जनरेट करेंगे जैसा कि एक्चुअल सोर्स कर रहा था एस। तो ये भी स्फेरिकल फॉर्म में आपकी एनर्जी जनरेट करेंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए के सराउंडिंग में भी आपके सर्कल्स बनेंगे, एक डार्क, फिर दूसरा डॉटेड, ठीक है, फिर तीसरा डार्क, फिर तीसरा अगला नेक्स्ट डॉटेड। इस तरह से ये ऑल्टरनेट वे में एनर्जी को जनरेट करेंगे। उसी तरह बी भी क्या करेगा, पहला डार्क, ये ध्यान से देख लो आप, ये डार्क, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट डॉटेड, फिर अगला डार्क, फिर डॉटेड। इस तरह से ये क्या करेंगे, एनर्जी को जनरेट करेंगे, ठीक है, जैसा कि एक्चुअल सोर्स कर रहा था। फिर अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो डॉट डॉट हैं, आप ध्यान दो, ये जो डॉट डॉट लगे हुए हैं अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो डॉट कब है, जब एक की डार्क वेव, बी की डार्क वेव ए की डार्क वेव के ऊपर गिरेगी, ठीक है, या बी की डॉटेड वेव ए की डॉटेड वेव के ऊपर गिरेगी। तो इसको हम क्रस्ट और ट्रफ कह देते हैं, ठीक है। जब एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट पे गिरे या एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ पे गिरे, देखो यहाँ पे क्रस्ट क्रस्ट पे, ट्रफ ट्रफ पे, तो जहाँ डार्क पॉइंट हैं वो हमें कैसी वेव देंगे, वो देंगे हमें ब्राइट इमेज, जिसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ भी आपको डायग्राम में दिखाया गया है, एक का डार्क दूसरे के डार्क के ऊपर, ठीक है, या एक का डॉटेड दूसरे के डॉटेड के ऊपर। तो इस तरह से हमें कैसी वेव मिल रही है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब आप इस क्रॉसेस के ऊपर ध्यान दो, ये क्रॉस लिखे बनाए गए हैं, क्रॉस हैं ये सारे, ठीक है, जैसे आप सिंपल क्रॉस करते हो। तो क्रॉस में आप ध्यान दोगे तो डॉटेड के ऊपर डार्क गिरी हुई है या डार्क के ऊपर डॉटेड गिरी हुई है। तो जब एक का डार्क दूसरे के डॉटेड पे गिरेगा या एक का डॉटेड दूसरे के डार्क पे गिरेगा तो हमें क्या मिलेगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये ध्यान दो आप, यहाँ पे डार्क और इसके ऊपर डॉटेड अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक का इफेक्ट दूसरा कैंसिल कर रहा है। यहाँ पे डार्क डॉटेड, तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। तो हमें क्या मिल रही है, डार्क इमेज मिल रही है, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट। इस तरह से ऑल्टरनेटिंग इमेजेस हमें मिलेंगी और ये इसका लॉजिक रहेगा कि सेम डायरेक्शन में है तो ब्राइट और अपोजिट डायरेक्शन में है तो डार्क, ठीक है। तो इस वजह से हमें क्या मिलती है, स्क्रीन के ऊपर ब्राइट और डार्क इमेजेस मिलती हैं, जिनको हम नाम देते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है। तो इसको हम यहाँ ध्यान से अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो हम क्या करते हैं, ड्यू टू इंटरफेरेंस देयर इज अ अपीयरेंस ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल।
द मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट इल्यूमिनेटिंग द स्लिट एस सेंड्स आउट स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। जैसा कि मैंने आपको कहा कि स्फेरिकल वेव फ्रंट भेज रहे हो। These wavefronts reach the slit A and B and becomes a new source of disturbance known as secondary wavefront। ठीक है, the dots represent the position of constructive interference, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, where crust of one wave falls on crust of other, या trough of one wave falls on the trough of other। The resultant amplitude and hence intensity of light is maximum at these positions। तो आपकी जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो भी बड़ा होगा और जो लाइट की ब्राइटनेस होगी, इंटेंसिटी होगी, वो भी आपकी मैक्सिमम होगी। सिमिलरली क्रॉसेस रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जो क्रॉस है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में बताएंगे, जहां पे क्रस्ट आपका दूसरे के ट्रफ पे गिरेगा और ट्रफ आपका क्रस्ट के ऊपर गिरेगा। द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड हेंस इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मिनिमम एट दीज पोजीशन, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, अब उसके बाद बोलता है जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहता है इसमें, वो रहता है कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेट द वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट बी रिप्रेजेंटेड एज y1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, y2 इज इक्वल टू b sin ओमेगा t प्लस फाइव। मतलब जो एक वेव है उससे दूसरी वेव 5 फेज एंगल से आगे चल रही है, प्लस 5 का फेज डिफरेंस है दोनों के बीच में। ए और बी इसके एम्पलीट्यूड्स रहेंगे। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि दोनों के जो रिजल्टेंट वेव बनेगी इन दोनों की वजह से, दैट विल बी अ सम ऑफ y1 प्लस y2। मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट y शुड बी इक्वल टू y1 प्लस y2। तो y1 आपने लिया, y2 आपने लिया। अब हमने पढ़ा है वही साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी होता है साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। जो साइन के साथ है वो कॉस के साथ कर दो और जो कॉस के साथ है वो साइन के साथ कर दो। तो ये आपका एक फॉर्मूला रहता है ट्रिग्नोमेट्रिक, ये नॉन मेडिकल के स्टूडेंट अच्छे से समझते हैं। बायो वाले इसको थोड़ा सा याद कर लेना। ए साइन ओमेगा टी प्लस इसको बी से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे साइन ओमेगा टी है, यहाँ पे भी साइन ओमेगा टी है, तो दोनों से कॉमन आ जाएगा ए प्लस बी कॉस फाइव। ये कॉस फाइव इसके साथ आ जाएगा, साइन ओमेगा टी कॉमन, और दूसरा तो आपका बी कॉस ओमेगा टी साइन फाइव रहेगा। फिर आपने क्या करना है बेटा, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इनको इस तरह से बनाना ताकि ऐसी इक्वेशन दोबारा से बन जाए। तो हम क्या करते हैं, ए प्लस बी कॉस फाइव को आर कॉस थीटा ले लेते हैं और बी साइन फाइव को आर साइन थीटा ले लेते हैं। तो यहाँ पे कॉस, यहाँ पे साइन है तो हमने कॉस ले लिया, यहाँ पे कॉस है तो हमने यहाँ पे साइन ले लिया। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी आर कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस आर साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। आर दोनों से कॉमन ले लो, पहले साइन वाली इक्वेशन को लिख लो, कॉस वाली उसके आगे कर लेना, प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। अगेन साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ये इस तरह से बन गया। तो ये आपका दोबारा से उल्टा रिलेशन जैसा हमने यहाँ खोला था, यहाँ पे हमने इसको दोबारा से बना देना है, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये आपकी इक्वेशन बन जाती है ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, तो इसको आपने अच्छे से देख लेना है। वेयर वाई इज द रिजल्टेंट वेव ऑफ एम्पलीट्यूड कैपिटल आर, ये कैपिटल आर इसका एम्पलीट्यूड आ जाएगा। अब आप क्या करो, जो इक्वेशन 2 और 3 है इसको स्क्वायर करो और इसको ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको मैं लेफ्ट साइड में लिख लूंगा, आर स्क्वायर कॉमन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और राइट साइड में जो आपकी टर्म है उनको सिंपल स्क्वायर करके ऐड करना, ए प्लस बी कॉस फाइव होल स्क्वायर प्लस बी साइन फाइव होल स्क्वायर। ठीक है, ये आप इक्वेशन को देख सकते हो यहाँ से, ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ले लेना आपने। अब इसको खोलेंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस 2ab कॉस फाइव, ये बन जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ कॉस स्क्वायर फाइव है यहाँ साइन स्क्वायर फाइव है, दोनों का कॉमन ले लेंगे बी स्क्वायर, 2ab कॉस फाइव हो जाएगा। ये वाली इक्वेशन 1 हो जाएगी, तो बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस फाइव। यहाँ से आप आर स्क्वायर का आर ले लो तो ये अनरूट हो जाएगा। एज इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, आपने याद रखना है जो इंटेंसिटी हो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक है, यहाँ पे भी I2 बी स्क्वायर के बराबर, तो ये I1 हो गया, ये I2 हो गया, और यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर नहीं है तो हमने I1 I2 का स्क्वायर रूट ले लिया। कॉस फाइव आपका वैसे ही रहेगा। फिर R को भी आप I लिख सकते हो। ठीक है, तो I लोगे जब इसको तो आर स्क्वायर इसको बनाना पड़ेगा, आर स्क्वायर बनाना पड़ेगा तो रूट हट जाएगा, तो आर स्क्वायर का बन जाएगा I
और ये बन जाएगा i1 i2 प्लस 2i1 i2 अंडर द रूट cos फाई। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना व्हाट इज i, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ठीक है, तो ये आप यहाँ से मैच कर सकते हो। अब आपने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करनी है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि i आपका मैक्सिमम होना चाहिए। अब i का मैक्सिमम होगा वो cos फाई पे डिपेंड कर रहा है। cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है सबको पता है, इट इज़ +1। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव के लिए i शुड बी मैक्सिमम, और i कब मैक्सिमम होगा जब cos फाई +1 होगा। अगर cos फाई +1 है तो फाई आपका या तो 0 होगा, 2 पाई होगा, 4 पाई, सो ऑन, ऐसे कुछ भी हो सकता है। इन सब पे आपकी वैल्यू +1 रहती है। तो फाई आपने क्या ले लेना जनरल फॉर्म में 2n पाई, वेयर n क्या है 0 1 2 3। ठीक है, तो 0 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा, 1 डालोगे तो 2 पाई हो जाएगा। इस तरह सो ऑन फाई की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो फाई आपका 2n पाई आ गया। इफ़ x इज द पाथ डिफरेंस, तो x आ गया λ/2 पाई इंटू फाई, λ/2 पाई 2n पाई आ जाएगा। ठीक है, तो 2n पाई आपने यहाँ से पुट किया तो x आ गया n लैम्डा के बराबर, तो x हो गया n लैम्डा। तो आपने याद रखना फेज एंगल आपका कितना होना चाहिए, इतना, और पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, इतना। तो ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में बता रहा है। तो हेयर कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज दैट फेज डिफरेंस शुड बी 0, या तो 0 हो, अगर n 0 है तो ये 0 होगा। ठीक है, और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, या तो n हुआ इंटीग्रल, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 2 पाई। तो या तो ये 0 है या फिर आपका इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई है, n का मतलब इंटीग्रल मल्टीपल। उसी तरह पाथ डिफरेंस भी आपका या तो 0, n अगर 0 है तो 0, या फिर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फुल वेवलेंथ लैम्डा। लैम्डा मतलब फुल, अगर हाफ होती तो हाफ लिखते हैं। ठीक है, तो लैम्डा फुल को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए फुल वेवलेंथ के बराबर होना चाहिए। तभी आपको कैसी इंटरफेरेंस मिलेगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसी तरह डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में cos फाई की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, -1। कब होगी, जब फाई या तो पाई है या 3 पाई है या सो ऑन। तो पाई को हम लिख सकते हैं, इस टर्म को लिख सकते हैं 2n-1, क्योंकि ये ऑड है, 1 3 5 आपको पता है सभी ऑड नंबर होते हैं। तो 2n-1 इंटू पाई, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 आपने इसमें लेना है। अगर 1 लेता हूँ मैं तो आप देख सकते हो ये बन जाएगा पाई, अगर 2 लेते हैं तो 3 पाई, इस तरह सो ऑन। द कॉरस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस इज, वही वैल्यू x इज इक्वल टू λ/2 पाई इंटू पाई। ठीक है, तो पाई की वैल्यू फाई की वैल्यू हम कितनी लेंगे, 2n-1 इंटू पाई। ठीक है, तो फाई की वैल्यू ये पुट करने के बाद हमारा जो रिजल्ट आता है 2n-1 λ/2। तो यहाँ से आप देखो फाई कितना होना चाहिए, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, और x कितना होना चाहिए, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ λ/2। सो हम कह सकते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें कब मिलेगी, जब आपका फेज डिफरेंस ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होगा, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, और पाथ डिफरेंस ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ द वेवलेंथ, क्योंकि λ/2 है इसलिए इसको लिखते हैं हाफ द वेवलेंथ। ठीक है, तो इस तरह से आप कंडीशंस बता सकते हो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं। लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ इंटेंसिटी रेशो 81:1 प्रोड्यूसेस इंटरफेरेंस। कैलकुलेट द रेशो ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इंटेंसिटी का रिलेशन एम्पलीट्यूड के साथ पता होना चाहिए। I1/2 जैसा कि मैंने आपको बताया स्क्वायर होता है, तो a² / b², 81/1। तो इंटेंसिटी हमें दी गई है 81/1, तो a² / b² कितना हो गया 81/1, तो a/b कितना हो गया 9/1। यहाँ से a निकाल लो 9b। अब इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी, जैसा कि मैंने आपको आर्टिकल में पीछे बताया, इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी, जब आपका cos फाई +1 होगा। cos फाई +1 होगा तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका, अगर मैं इस फॉर्मूला में इसको पुट करता हूँ, cos फाई +1 पुट करता हूँ, तो ये फॉर्मूला कौन सा बन गया, +1 की वजह से a + b का होल स्क्वायर। अगर मैं cos फाई -1 पुट करता हूँ तो क्या बनेगा, ये फॉर्मूला ये माइनस हो जाएगा ना, तो ये बन जाएगा a - b का होल स्क्वायर। तो यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, आई मैक्सिमम a + b का होल स्क्वायर, आई मिनिमम a - b का होल स्क्वायर। a की वैल्यू 9b पुट करो, 9b + b 10b, 9b - b 8b, इसको स्क्वायर को खोलेंगे 25, इसको 4 से काट दो दोनों को, तो ये आ जाएगा 25/16। तो बस इस तरह से आप रेशो ऑफ मैक्सिमम टू द मिनिमम इंटेंसिटी की निकाल सकते हो।